हेलो एवरीवन, आज हम एक काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करेंगे, म्यूचुअल फंड्स। इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि म्यूचुअल फंड्स एक काफी पॉपुलर कॉन्सेप्ट है इंडिया के बाहर। क्यों? क्योंकि वहां पर थोड़ा सा पहले आ गया था और लोग इसके बारे में काफी जल्दी अवेयर हो गए थे और लोगों को ये चीज काफी पसंद भी आई। तो बाहर का काफी मेजर अमाउंट इसमें इन्वेस्टेड है। क्यों? क्योंकि इसके काफी सारे बेनिफिट्स हैं जो इक्विटी या फिर फ्यूचर्स ऑप्शंस और कमोडिटीज को काफी अच्छे से पीछे छोड़ जाते हैं। तो वो धीरे धीरे बेनिफिट्स भी डिस्कस करेंगे, बट पहले समझ लेते हैं कि म्यूचुअल फंड होते क्या हैं। आपने सुना होगा, कहते हैं कि अपना पोर्टफोलियो का सारा पैसा एक कंपनी या एक इंस्ट्रूमेंट में नहीं लगाना चाहिए। उसका ड्रॉबैक ये है कि अगर मान लो कि वो इंस्ट्रूमेंट फेल हो गया या फिर वो कंपनी फेल हो गई, उसमें कोई दिक्कत आ गई, तो आपका पोर्टफोलियो ही पूरा का पूरा फेल हो जाएगा, क्योंकि आपने सारा का सारा पैसा उसी में लगा रखा था। तो उसका सॉल्यूशन क्या है कि आप ऐसी एक बास्केट बनाओ कि उसमें कुछ पैसा एक कंपनी में डालो, कुछ पैसा एक कंपनी में डालो, कुछ पैसा किसी और इंस्ट्रूमेंट में डालो, कुछ पैसा किसी और इंस्ट्रूमेंट में डालो। तो ऐसे एक मिक्स बना लो। तो अब इसमें क्या होता है कि हमारा रिस्क डिवाइड हो जाता है। अब ये म्यूचुअल फंड वो ही एक तरीके का सॉल्यूशन है जो कि ऑलरेडी रिस्क डाइवर्सिफाई करके देता है हमें। तो म्यूचुअल फंड एक बास्केट है जिसके अंदर काफी सारी कंपनियां होती हैं इंक्लूड। अब इसको क्या है कि म्यूचुअल फंड को एक कंपनी की नजर से समझते हैं। जैसे मान लो एक्सिस एक कंपनी है, तो एक्सिस एक अपना म्यूचुअल फंड निकालती है, एबीसी म्यूचुअल फंड। तो अब वो क्या है कि एबीसी म्यूचुअल फंड जब वो लॉन्च करेगी तो एबीसी म्यूचुअल फंड के अंदर जो भी पैसा इकट्ठा होगा उससे अलग अलग कंपनीज के शेयर खरीद लेगी। तो वो एबीसी म्यूचुअल फंड एक डाइवर्सिफाइड इक्विटी पोर्टफोलियो की तरह काम करेगा, क्योंकि उसके अंदर जो पैसा इंक्लूड हुआ है वो अलग अलग कंपनीज में लगा हुआ है। तो म्यूचुअल फंड जो वो एबीसी म्यूचुअल फंड होगा वो एक कंपैरेटिवली कम रिस्क की इन्वेस्टमेंट होगी किसी के लिए भी। तो जैसे कि मान लो उसने 30% जो अमाउंट है वो बैंक्स में लगा दिया, 40% क्या है कि उसने आईटी कंपनीज में लगा दिया, 30% बचा हुआ एफएमसीजी कंपनीज में लगा दिया। तो ऐसे करके म्यूचुअल फंड हमें डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो का बेनिफिट देते हैं और इस बास्केट को म्यूचुअल फंड कहते हैं। अब इसमें एक वैरायटी और आ जाती है, फंड ऑफ फंड्स। अब ये क्या है कि ये म्यूचुअल फंड का एक नेक्स्ट लेवल है। नेक्स्ट लेवल कैसे? म्यूचुअल फंड क्या होता है, एक बास्केट जिसके अंदर अलग अलग कंपनीज हैं। लेकिन एक लेवल आगे चले गए हमने क्या सोचा कि वो भी रिस्की काम है। मान लो कुछ ज्यादा कंपनीज फेल हो गई तो वो पोर्टफोलियो पूरा का पूरा फेल नहीं होगा, लेकिन काफी बड़ा परसेंटेज डाउन हो जाएगा, तो भी उसमें नुकसान है। तो अब कि हमने सोचा कि जो अलग अलग म्यूचुअल फंड बने हुए हैं उनका एक अलग से फंड बना दो। अब हमने क्या करा, एक बास्केट तैयार करी। अब उसके अंदर इक्विटीज ना डाल के अलग अलग म्यूचुअल फंड्स ही डाल दिए। तो इसको क्या बोलते हैं, फंड ऑफ फंड्स। मतलब काफी सारे फंड्स का एक और फंड क्रिएट कर दिया हमने, और भी रिस्क रिड्यूस हो गया। अब क्या है कि इसके अंदर काफी सारे फंड्स की काफी सारी कंपनीज में हमारा पैसा लग गया, तो इसमें रिस्क काफी सारा बढ़ गया। लेकिन इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी होते हैं। 3 ही पॉइंट है। इसमें क्या होता है कि एडिशनल लेयर ऑफ फीस लग जाती है। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कि म्यूचुअल फंड्स के कुछ चार्जेस होते हैं जो कंपनी जो उनको बनाती है वो उस पर लेवी करती है या उन पे लगाती है। तो इसमें क्या होता है कि जब अगर हम फंड ऑफ फंड्स बनाएंगे तो इसके अंदर अब क्या है कि और भी फंड्स हम इंक्लूड कर रहे हैं, तो उन फंड्स का चार्जेस भी होंगे। फिर एक जो कंपनी ये फंड ऑफ फंड्स बना रही है वो भी चार्जेस लगाएगी, तो एडिशनल लेयर ऑफ फीस लग जाती है इसके ऊपर। दूसरा पॉइंट है कि होल्डिंग्स की ओवरलैपिंग हो जाती है। इसका क्या मतलब है, जैसे मान लो आईसीआईसी बैंक एबीसी म्यूचुअल फंड में इंक्लूडेड था और आईसीआईसी बैंक ईएफजी म्यूचुअल फंड में भी इंक्लूडेड था। तो अब जिसने फंड ऑफ फंड बनाया उसने क्या करा कि उसने एबीसी फंड भी इंक्लूड कर लिया और ईएफजी फंड भी इंक्लूड कर लिया। तो अब क्या हुआ कि आईसीआईसी बैंक इसमें भी आ गया और आईसीआईसी बैंक इसमें भी आ गया। तो इसमें होल्डिंग्स की ओवरलैपिंग हो जाती है, पर उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इतनी कोई मेजर नहीं है। इसमें बस ये है कि आईसीआईसी की होल्डिंग एक फंड से ज्यादा 2 फंड में हो गई है। तो इसमें क्या हो गया, हमारे पास पोर्शन ऑफ दैट कंपनी वो ज्यादा हो गया है। तो अगर उसके साथ कोई रिस्क एसोसिएटेड है तो वो रिस्क भी थोड़ा सा इंक्रीज हो गया है। ऐसी कोई वो बड़ी बात नहीं है। लेकिन तीसरा क्या है, डिफिकल्टी इन फाइंडिंग क्वालिफाइड फंड मैनेजर्स एंड फंड्स। अब क्या होता है कि म्यूचुअल फंड्स तो काफी सारे हैं, ठीक है, उनके बारे में काफी इंफॉर्मेशन है और उनके मैनेजर्स के बारे में भी। मैनेजर्स के बारे में इतनी नहीं है जितनी फंड के बारे में, बट फिर भी कंपैरेटिवली है। लेकिन फंड ऑफ फंड एक ऐसी चीज है जो बहुत कम है हमारे यहाँ इंडिया में। इनके मैनेजर्स की भी इंफॉर्मेशन कम है और फंड ऑफ फंड्स की इंफॉर्मेशन भी बहुत कम है। तो ये एक तीसरा ड्रॉबैक है। अब क्या है कि देख लेते हैं चार्जेस क्या क्या इन्वॉल्व होते हैं म्यूचुअल फंड के केस में। सबसे पहले आ जाता है हमारे पास वन टाइम चार्ज। वन टाइम चार्ज क्या होता है कि मान लो कि आपको पैसे ऐड करने हैं। जैसे आप मान लो किसी अकाउंट के थ्रू कर रहे हैं ऑनलाइन, तो पैसे ऐड करने के ऊपर बाय इन चार्ज लगा रखा है कि अगर आपको 10,000 रुपए ऐड करने हैं तो आपको 10 रुपए का चार्ज लगेगा
ये सिर्फ पेमेंट ऐड करने में या अमाउंट ट्रांसफर में जैसे लगा रखा है, तो ये वन टाइम चार्ज होता है, सिर्फ एक बार लगता है, ठीक है। या फिर विड्रॉल के चार्ज पे लगा रखा है, वो प्लेटफॉर्म का चार्ज होता है जो एक ही बार लगता है। दूसरा है एंट्री लोड और एग्जिट लोड। ये म्यूचुअल फंड के चार्जेस हैं। जैसे मान लो म्यूचुअल फंड में यूनिट्स खरीदोगे आप किसी भी प्लेटफॉर्म के थ्रू, प्लेटफॉर्म में पैसे ऐड कर लिए, अब ऐड करने के बाद जो यूनिट्स खरीदोगे वो म्यूचुअल फंड्स के थ्रू आएंगे। खरीदने के ऊपर जो चार्ज लगता है वो एंट्री लोड है, और जो म्यूचुअल फंड की यूनिट्स बेचने पर लगता है वो एग्जिट लोड है। चौथा चार्ज है रिकरिंग चार्ज। अब रिकरिंग चार्ज क्या है कि एक म्यूचुअल फंड है, म्यूचुअल फंड ने बोला कि आप हमारे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करिए, यूनिट्स हम आपको दे देंगे, आप इन्वेस्ट करिए, लेकिन हम मंथली उसको कुछ चार्ज लेंगे। जैसे मान लो कि आपका कुछ एडवर्टाइजमेंट का चार्ज होता है, या आपको नोटिफिकेशन आती हैं, मेल्स के थ्रू नोटिफाई करते हैं, ऐप के थ्रू कुछ रिमाइंडर भेजते हैं, आपको ऑफर्स भेजेंगे, तो ये मंथली रिकरिंग चार्जेस में आ जाता है। पांचवा है मैनेजमेंट फी। अब मैनेजमेंट क्या है कि हर फंड का एक मैनेजर है जो उसको मैनेज कर रहा है, एक्टिवली या पैसिवली, वो मैनेजर के ऊपर डिपेंड करता है, म्यूचुअल फंड के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मैनेजर अपना एक फी लेता है उस फंड को मैनेज करने की, तो वो मैनेजमेंट फी कहलाती है। छठा आ जाता है अकाउंट फी। अब अकाउंट फी क्या है, जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप ये म्यूचुअल फंड्स किसी प्लेटफॉर्म के थ्रू कर रहे हो, तो वहां पर आपने अकाउंट खोला होगा, तो ये एक फी हो सकती है, पर ये जरूरी नहीं है कि हो ही। तो ये प्लेटफॉर्म के ऊपर बेस्ड होगा। जैसे अलग अलग प्लेटफॉर्म है, जैसे ज़ेरोधा का कॉइन है, तो आप ज़ेरोधा पे ओपन अकाउंट करते हो तो उसके साथ वो 300 रुपए की फीस चार्ज करता है, तो ये अकाउंट ओपनिंग फी है कि 300 रुपए चार्ज हो रहे हैं। तो ये अगर कोई और प्लेटफॉर्म में करोगे, वो नहीं ले रहा होगा, तो अकाउंट फी जीरो होगी। सातवां है डिस्ट्रीब्यूशन एंड सर्विस फी। अब डिस्ट्रीब्यूशन एंड सर्विस फी क्या है, जैसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड हो और वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, या फिर आपको कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे मार्केटिंग सर्विसेज हो गई, या अकाउंट मेंटेनेंस सर्विसेज हो गई, जो मंथली स्टेटमेंट्स हैं वो पोस्ट करेंगे, को कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज मिलती हैं, तो उसके लिए भी वो फीस चार्ज कर सकते हैं। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन एंड सर्विसेज फी है। आठवां है स्विच प्राइस। अब स्विच प्राइस क्या है, कोई कोई म्यूचुअल फंड स्विच का भी ऑप्शन दे देते हैं कि हमारे म्यूचुअल फंड में एक स्कीम से दूसरे स्कीम में स्विच करना है। जैसे मान लो कि म्यूचुअल फंड में जो एलोकेशन है वो इक्विटी की 60% है एंड डेट की 40% है, लेकिन हम आपको एक स्विच का ऑफर भी दे देते हैं कि हमारे पास एक दूसरी स्कीम भी है जिसमें इक्विटी और डेट 50-50% होगा, तो जो कम रिस्क लेने वाले लोग होंगे वो इसमें शिफ्ट करना चाहेंगे, तो वो स्विच करने का ऑफर भी देता है वो, लेकिन बता देता है कि स्विच करने की इतनी फीस चार्ज करेंगे। अब इसमें क्या होता है कि ये चार्जेस अलग से मेंशन नहीं होते कि वो म्यूचुअल फंड आपको हर चार्ज बताए कि मैं इतना फीस ले रहा हूँ, कितना नहीं ले रहा, लेकिन एक पैरामीटर है जो म्यूचुअल फंड डिस्क्लोज करता ही करता है, वो है टोटल एक्सपेंस रेशियो। ये हर म्यूचुअल फंड बताता है कि उसकी एक्सपेंस रेशियो कितनी है। अब एक्सपेंस रेशियो का मतलब क्या है कि जितने भी वो रिटर्न जनरेट करेगा उसमें से कितना परसेंट उसका एक्सपेंस होगा, तो वो एक्सपेंस रेशियो वो हमसे चार्ज कर लेता है। इन सारे अलग अलग चार्जेस लगाने के बजाय वो एक टोटल एक्सपेंस रेशियो बता देगा कि जैसे मान लो 0.5% एक्सपेंस रेशियो है, तो अगर वो फंड आपको 10% रिटर्न दे रहा है तो वो आपका नेट में 9.5% रिटर्न बनेगा, क्योंकि 0.5% वो एक्सपेंस रेशियो के नाम पे काट लेगा। तो ये एक पैरामीटर है जो देख सकते हो आप किसी भी फंड को जज करने से पहले, क्योंकि वो अगर परसेंटेजेस कम ले रहा है तो इसका मतलब वो अपने एक्सपेंसेस अच्छे से मैनेज कर रहा है। आगे है हमारे पास टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। इसका क्या मतलब है कि आप म्यूचुअल फंड में कितने तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हो। किसी भी जगह इन्वेस्ट करने के दो तरीके होते हैं, या तो आप SIP के थ्रू करो इन्वेस्ट, या फिर आप लमसम इन्वेस्ट करो। तो दोनों का बड़ा सिंपल सा मतलब है। पहले लमसम बता देता हूं। जैसे आपको मान लो इन्वेस्ट करना है, आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो वो 1 लाख रुपए आप पूरे आज की आज ही इन्वेस्ट कर दोगे, तो ये है लमसम इन्वेस्टमेंट। लेकिन SIP की इन्वेस्टमेंट क्या है कि उसमें आप चाहते हो कि आप एक रेगुलर इंटरवल पे पीरियोडिकली आप इन्वेस्ट करते रहो। जैसे मान लो आपके पास 1 लाख रुपए हैं, लेकिन आप इसको एक साथ इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, या सोर्सेज ही नहीं है, 1 लाख रुपए आपके पास है ही नहीं, आप मानते हो कि आपके पास हर महीने 20,000 रुपए होंगे, 10-10 हजार उसमें से निकाल के इन्वेस्ट करते रहोगे, तो आपके 50,000 रुपए 5 महीने में इन्वेस्ट हो जाएंगे। SIP करने का फायदा ये होता है कि हमारी मार्केट्स ऐसे ऐसे नहीं चलती। हमारी मार्केट्स कभी ऊपर कभी नीचे ऐसे जिगजैग पैटर्न में चलती है। तो इसमें क्या होता है, 1 महीने की इन्वेस्टमेंट यहाँ पर हुई, अगले महीने की इन्वेस्टमेंट यहाँ पर हुई, लेकिन तीसरे महीने की इन्वेस्टमेंट यहाँ पर होगी, तो उसमें ये होगा आपका प्राइस कहीं बीच में आ जाएगा यहाँ पर। इसे एवरेजिंग करना भी कहते हैं, क्योंकि आपका प्राइस इन तीनों का एवरेज मिला के बनेगा। अब आपका प्राइस ना तो ये वाला है, ना तो ये वाला है, ना तो ये वाला है। अगर मान लो हम यहाँ पर इन्वेस्ट कर देते सारा पैसा, तो हम आज लॉस में होते। तो इस चीज से बचने के लिए हमारा जो एवरेजिंग का बेनिफिट होता है वो लेना ज्यादा सही होता है।
ये कुछ ब्रोकरेजेस कंपनी है, आप हर ब्रोकरेज के थ्रू म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। जो ये सारे फुल सर्विस ब्रोकर हैं इनके थ्रू तो इन्वेस्ट कर ही सकते हो, लेकिन आज हमारे पास डिस्काउंट ब्रोकर्स भी हैं, जैसे कि ज़ेरोधा है। ज़ेरोधा कॉइन मैंने अभी बताया कि मैं वो खुद भी यूज करता हूँ, या फिर 5पैसा है, या फिर फायर्स का अकाउंट है। इन सबके म्यूचुअल फंड के प्लेटफॉर्म ऑलरेडी बने हुए हैं, आप इनके थ्रू भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो एंड चीज़ें अच्छे से समझ में आई हो तो ज़रूर बताना कमेंट में। और भी वीडियोस बिल्कुल जल्दी आ रही हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी अच्छा लगे वो कर दो। थैंक यू सो मच।